से एक्सरसाइज का 5.32 और मेरी एनसीईआरटी में पेज नंबर 113 है। मेरी एनसीईआरटी मतलब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी अलग अलग छप गई है तो पेज नंबर इधर उधर हो सकता है। तो पेज 113 पर 113 पर एक्सरसाइज का 5.32 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो? एक ब्लॉक है जिसका मास है 25 kg। अच्छा, इस क्वेश्चन का फिगर मेरे में इधर बनना है और वो 25 kg का वेट इज रेस्ड बाय अ 50 kg मैन। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, वो मैं पूरा कर दूंगा कि एक 50 किलो का आदमी 25 किलो का वेट उठा रहा है, लेकिन दो तरीके से, दो अंदाज, और वो दोनों अंदाज फिगर में दिख रहे हैं। तो व्हाट इज द एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इन द टू केसेस? दोनों केस में आदमी ने फ्लोर पे क्या एक्शन लगाया? एक्शन वन है फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द फ्लोर। अच्छा ये बताओ, जैसे मैं यूं खड़ा हुआ हूं तो मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूं तो मेरे ही वजह से फर्श पे कुछ और फोर्स होगी, और मेरे सूटकेस पे यदि मैं कुली बन जाऊं और 8-10 ब्रीफकेस रख दे कोई, तो मेरी वजह, ब्रीफकेस ने मुझ पे लगाई, वो मुझ पे ऐड हो गई नहीं ऐड, तो मेरी वजह से फ्लोर पे थोड़ा सा फोर्स बढ़ गया होगा ना। सोच के बताओ, मैं नॉर्मली खड़ा हुआ हूं यूं, और दूसरी सिचुएशन है कि मेरे सिर पे कोई ब्रीफकेस रख दे, तो मेरी वजह से जो फ्लोर है उस पर फोर्स बढ़ जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है? आगे एक और चीज, इफ द फ्लोर यील्ड्स टू अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 700 न्यूटन। ये फ्लोर ऐसा है, मिट्टी का होगा, होते हैं ना पुराने जमाने में मिट्टी का ढेर होगा, तो वो कह रहा है वो 700 न्यूटन से ज्यादा फ्लोर नहीं झेल पाएगा। जनरली हम अपने घर में आराम से उछल लेते हैं, कूद लेते हैं, रस्सी कूद लेते हैं, ठीक है, और जिम में जाओ तो बड़े बड़े वेट उठा लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फ्लोर है, और जिम में तो फ्लोर ऊपर से उठा के देखा ना, यूं ही छोड़ देते हैं धम, फ्लोर का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन ये ऐसा फ्लोर है, फिलहाल आपको सवाल के अकॉर्डिंग चलना है, वो फ्लोर 700 न्यूटन से ज्यादा नहीं झेल पाएगा, पिचक जाएगा, दब जाएगा। यील्ड का मतलब होता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो विच मोड शुड द मैन एडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट द फ्लोर यील्डिंग? फ्लोर को बिना नुकसान। तो पहले देखिए, इसमें एक सिचुएशन तो ये दी हुई है, पहला केस, ठीक है ना, ये रहा फ्लोर, ये रहा आदमी, और ये रहा ब्लॉक, और ये रहे आदमी के हाथ, और ये इसको उठा रहा है। अब जैसी मेरी आर्ट है उससे मैनेज कर लो, ठीक है। ये आदमी इसको उठा रहा है, 25 kg का ये ब्लॉक है ये, और ये खुद 50 kg का है, ठीक है, और ये हाथ है उसके, इसे उठा रहा है। हमको निकालना क्या है? यदि मैं फ्लोर को F बोलूं, आदमी को M बोलूं, तो उसने बोला है कि फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू मैन, ये पूछा है, फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू मैन पूछा है। यदि मैं इसको फ्लोर बोलूं, इसको आदमी बोलूं, तो फोर्स ऑन फ्लोर ड्यू टू मैन पूछा है। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक चीज समझाया जा रहा हूं कि बाई चांस आप ये निकाल लो तो अच्छी बात है, मान लो आप ये नहीं निकाल पा रहे, तो फिर आप क्या निकालने की सोचिए? फिर फोर्स ऑन मैन ड्यू टू फ्लोर, ये निकाल लीजिए, ठीक है भाई। यदि ये नहीं निकाल पा रहे तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसे निकाल लीजिए। सिर्फ डायरेक्शन ही तो अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड तो एक सा होगा। तो यदि मैं इसका एक नाम ए रख दूं तो फिर इसका नाम रिएक्शन रखा जा सकता है ना, जरूरी नहीं है लंबे लंबे नाम रखो, ठीक है। MF ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड दिलवाने जा रहा हूं आज आपको, तो जरूरी नहीं है आप इतने लंबे लंबे नाम रखो, ये एक्शन रिएक्शन रख सकते हो। तो चलिए पहले देखते हैं आदमी पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए बेटा, एक तो तुम धरती माता की शक्ति तो लगा ही दोगे mg, भले ही वो 5वीं मंजिल पे पहुंच जाए, 10वीं पे पहुंच जाए, धरती तो उसे नीचे फोर्स लगा के मानेगी। और कौन सी फोर्स लग रही होगी? देखिए, मैं एक तो mg लग रही होगी, इसी में लगा देता हूं मैं ना, मैन को सिस्टम मान के, टेकिंग मैन एज अ सिस्टम, टेकिंग मैन एज सिस्टम, तो मैं इसी में फ्री बॉडी डायग्राम ऐड बना देता हूं, है ना। तो एक तो mg लग रही होगी, एक ये लग रही होगी। बेटा ये R, समझ गए नहीं R? जो R नहीं समझे उनके लिए एक दूसरा शब्द लिख देता हूं, मेरे को तो R अच्छा लग रहा है, लेकिन फोर्स ऑन मैन ड्यू टू फ्लोर, थोड़ा छोटा सा लिखा है मैंने, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू फ्लोर। पता ना, फ्लोर ने भी तो उसको लगाई होगी फोर्स, ये आदमी फ्लोर पे लगा रहा है, ठीक है। एक फोर्स और लग रही है, ढूंढो तो, एक फोर्स और लग रही है, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, है ना, ढूंढो। तो एक फोर्स और मिलनी चाहिए आपको, नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगा। एक फोर्स और लग रही है, ढूंढो इस पर। चलिए मैं बताता हूं, आप बता नहीं पा रहे
थोड़ा। तो देखिए ये आदमी इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है ना, ये आदमी इस ब्लॉक को ऊपर उठा रहा है, तो फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू मैन। अब ये क्या चीज है, इसको देखो, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू मैन, फोर्स ऑन, तो ये भी इस पे लगाएगा। बस क्योंकि ये रस्सी है तो रस्सी में लंबे लंबे नाम की बजाय हम टी लिख सकते हैं। होपफुली आप समझ गए ये फोर्स। भाई इस टी को मैं ये लिख सकता हूं, इधर वाली टी को, कि फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू मैन। लेकिन जब रस्सी में फोर्स है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यदि रस्सी एक ही हो, बीच में चलना हो, मासलेस हो, तो पूरी रस्सी में एक जैसी टेंशन होती है। तो गौर से घूर घूर के आदमी को देखो बेटा, आदमी पे 3 फोर्स लग रही हैं। एक धरती माता ने लगाई है एमजी, एक फ्लोर ने लगाई है। ध्यान रखना, मैं गलती करता था पढ़ते समय, फ्लोर और धरती माता एक ही मानता था। अरे फ्लोर अलग चीज होती है, धरती माता अलग होती है। यदि कोई आदमी जैसे चौक है, हवा में गिर रही है, तो धरती माता फोर्स लगा रही है, इस पर कोई फ्लोर नहीं लगा सकता। धरती, ठीक है ना, धरती तो हर समय लगाएगी फोर्स, हर समय, चाहे वो नीचे गिर जाए। और जब ये जमीन पर रख जाएगा यूं, तो एमजी भी लगेगा और फिर धरती भी, फ्लोर भी लगाएगा। तो इस आदमी को यदि मैं सिस्टम मानूं, ठीक है, इस आदमी को सिस्टम मानूं, तो प्लीज देखेंगे इस आदमी पर, अच्छा ये रहा ब्लॉक, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रही होगी नीचे, स्मॉल एमजी। ध्यान रखना, मैंने इस एमजी में और इस एमजी में थोड़ा अंतर रखा है। या तो बेटा M1G M2G लिखने की आदत डालो, या स्मॉल एम कैपिटल एम करके अंतर कर दो। तो ये स्मॉल एमजी, इसका मास 25 है, और ये कैपिटल एमजी, ये आदमी है, इसका मास 50 है, सवाल में गिवन है। तो पहले ब्लॉक, अच्छा अब इसमें एक चीज जो नहीं थी वो गलत है, जिससे सवाल, उसके बिना सवाल हो ही नहीं सकता। उसने कहा बस वो उठा रहा है, उठा रहा है, तो उसे या तो इसको बारे में बताना चाहिए कैसी वेलोसिटी है ना, कुछ नहीं बोला, बस ये बोला उठा रहा है। तो ऐसे सवालों में आपको एक हद मिलेगा। यदि वो ये कह रहा है उठा रहा है और एक्सेलरेशन कुछ नहीं दे रखा, तो आप उसकी स्पीड को कांस्टेंट ही मानेंगे कि वो एक ही तमीज से उठा रहा है इस ब्लॉक को, यानी ये मानोगे कि ये ब्लॉक एक ही तमीज से उठा रहा है। तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए कितना हुआ, 0, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 0 एक्सेलरेशन। तो चलिए बेटा, पहला सवाल करवा रहा हूं मैं, जब वो उसने ब्लॉक को ऐसे उठाया है, कुएं में पानी की तरह खींचने ऐसे करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले, 1 मिनट, ये 2 बार में होगा। पहले इस ब्लॉक को सिस्टम मानते हैं, टेकिंग ब्लॉक एज अ सिस्टम, टेकिंग ब्लॉक एज सिस्टम, ब्लॉक को सिस्टम ले लिया हमने, ठीक है। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बेटा ये रहा, ये रहा, ये रहा, और तो कोई फोर्स नहीं है। इस एमजी की वैल्यू होगी 25 इंटू 10 यानी 250। अब आप बताइए, यहां तक समझ में आया? कोई मुझे बता सकता है टी की वैल्यू कितनी होगी यदि ये ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो 0 एक्सेलरेशन से जा रहा है? तो अब इसमें मैं F बराबर ma लगा रहा हूं, यूजिंग F बराबर ma लगाऊं। तो अब बताइए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये करोगे, टी में से mg घटा दोगे। लेकिन मैंने आपको बोला हुआ है जब एक्सेलरेशन 0 हो तो किसी में से किसी को घटा सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आपको t माइनस mg इक्वल टू m इंटू 0 समझ गए ना? अब तो आदत डल गई होगी। पहले तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स t माइनस mg, फिर RHS m और a है ही नहीं, तो t की वैल्यू mg आ रही है, t की वैल्यू 250 न्यूटन आ रही है। अब बुद्धि लगाना, हमारा भले ही आंसर नहीं है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करके आपने इस t को निकाल के एक्चुअली ये t भी निकाल लिया। सोचो यदि ये 250 है तो ये भी तो 250 ही होगा। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, नाउ टेकिंग मैन एज अ सिस्टम, टेकिंग मैन एज सिस्टम, अब आदमी को सिस्टम ले लेते हैं। तो बेटा अब आदमी का डायग्राम बनाए, आदमी का डायग्राम। अब आदमी पे जो जो फोर्स लगती है वो दिखाइए। एक तो कैपिटल mg, एक रिएक्शन फोर्स, ये किसने लगाई है बताना, बताना ये वाली फोर्स किसने लगाई है? ये तो धरती माता ने लगाई है। ये किसने लगाई है? जल्दी बताओ, जल्दी टाइप करो, ये जल्दी टाइप करो। ये फोर्स इस पे किसने लगाई है? किसी का नहीं आया अभी इतनी देर। ये फ्लोर ने लगाई है, दिया फास्टेस्ट विनर फर्स्ट जीत गई, देव ने भी बता दिया फ्लोर, ठीक है, ये फ्लोर ने लगाया। अच्छा, और ये मैं बना क्या रहा हूं? ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, उसको क्रॉप करके यहां बना रहा हूं। अब ये मत कहना चुल्ल सर फ्लोर तो है ही नहीं, आपने तो हवा में लटका दिया। अरे उसको क्रॉप किया जा रहा है। एक फोर्स ये रही टी, ये टी लग रही थी ना, उसी हाथ पे, उसके हाथ की लग रही थी। देखो ये वाला टी,
ठीक है, अब सुनो, अब ये आदमी रेस्ट पर है, ये थोड़ी नहीं चढ़ रहा बेटा, ये थोड़ी नहीं ऊपर जा रहा, ये थोड़ी नहीं नीचे जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में इसका भी एक्सेलरेशन 0 हुआ, बोलो, इसका भी एक्सेलरेशन 0 हुआ। या मैंने कल बताया था, याद हो तो, यार यदि कोई ऊपर नीचे नहीं जा रहा, दाएं बाएं नहीं जा रहा, तो आप इसमें एक चीज और लगा सकते हो कि टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ये फिजिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब टोटल अपवर्ड फोर्स के नाम पर इस पे आर है, और ये दोनों डाउनवर्ड है, टी और कैपिटल एम जी, टी और कैपिटल एम जी। ठीक है, आर हमें पता नहीं, टी हमें पता है 250 है, कैपिटल एम 50 है, जी 10 है, 500 250 750 न्यूटन। यानी सुनिए, 750 न्यूटन फोर्स लगाएगा फ्लोर आदमी पर। तो इसका मतलब आदमी ने भी फ्लोर पर कितनी लगाई होगी? इट मींस फ्रॉम थर्ड लॉ बताना ए कितना होगा? 700 न्यूटन। अच्छा, ये तो 750 न्यूटन अपवर्ड दिख ही रहा है, ये 750 न्यूटन डाउनवर्ड होगा। ध्यान रखना, ये फोर्स किस पर है? फ्लोर पर है। ये फ्लोर पर है, आदमी ने जो फ्लोर पर एक्शन दिया वो इतना होगा। तो अब बताइए, फ्लोर सही सलामत बचेगा? जल्दी बताइए, फ्लोर सही सलामत बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि इस सवाल में फ्लोर की जो कैपेसिटी थी वो 700 न्यूटन झेलने की थी। हो सकता है नया नया सीमेंट का फ्लोर बनाओ। अरे एक बार बताओ, घर मकान जब बनते हैं, नया नया टाइल बिछती है तो थोड़ी देर उसे सूखने का टाइम तो लगता है ना। ये थोड़ी नहीं कि तुम जाते ही खड़े हो जाओगे उस पे, सड़क बनती है तो ऐसा हो सकता है। तो समझ पाए या नहीं? जल्दी बोलो, ये सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं? स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए पहले। ठीक है, चलो एक बार बेटा मोटिवेट करने के लिए बोल तो दो, समझ में आया या नहीं आया? बारिश हो रही है, मैंने मान लिया बाहर आपके तो आ गया। चलो वेरी गुड। देव को, उत्सव को, रिद्धि को, जतिन को, शिवेश को, हाँ बाकी सब एक्चुअली इससे ना ये पता करता रहता तुम जग रहे हो सो रहे हो। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, इसमें बी क्वेश्चन की ना फिगर में यहां बना देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, थोड़ा लेट हो गया तुषार, ठीक है। अब क्या है बेटा, अब वो आदमी ना एक पुली है, यहां पर पुली के सहारे से सीन क्रिएट होगा। अब नया सीन देख लेते हैं ना। देखो बेटा, ये क्वेश्चन का गिवन फिगर है, ये मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मेरी जितनी आर्ट थी मैंने बना दिया कि ये फ्लोर है। अब आदमी ने ना पुली से यूं खींचेगा अब इस ब्लॉक को, वही ब्लॉक है, बस अंदाजे खींचना अलग हो गया है। तो चलिए बेटा, इस ब्लॉक को देखिए, ब्लॉक पे स्मॉल एम जी, ये टेंशन, क्योंकि यहां पे टेंशन, यहां पे टेंशन, ये भी टेंशन। देखना ये टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? देखो सबसे पहले ब्लॉक ने इस रस्सी पे, इस पुली पे थोड़ा सा मारा होगा टेंजेंशियली फोर्स, रस्सी टाइट तो यहां भी होगी, क्योंकि रस्सी एक ही है और फ्रिक्शनलेस पुली है, ध्यान रखना। इसीलिए रस्सी के इधर वाले पार्ट में भी वही टेंशन चलेगी। तो आदमी ऐसे नीचे फोर्स लगा रहा है, बोलो लगा, आदमी इस पर नीचे फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा? खींचने के लिए लगा रहा है ना, तो वो भी आदमी पे ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये यहां पर आप करोगे, सवाल करोगे? मैंने वैसे फोर्सेस के एरो दिखा दिए, आपको देता हूं 5 मिनट। चलिए 5 मिनट दे रहा हूं, करा ही नहीं रहा हूं, है ना। अब इसे आप कर लोगे। देखो पहले की तरह इसको सिस्टम मानना, वो 250 ही आएगा, लेकिन जब आदमी को सिस्टम मानोगे तो चलिए मैं आपको अंतर बता देता हूं कि हुआ क्या। आदमी को जब सिस्टम मानोगे और आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो बेटा धरती माता की फोर्स तो एमजी नीचे, रिएक्शन ऊपर, लेकिन पता है इस बार इस पर टेंशन ऊपर है। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम कहां गया? इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो और इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। एमजी एज इट इज, आर ऊपर, लेकिन पता है क्या हुआ? इसमें टेंशन नीचे थी आदमी के हाथों में, लेकिन इसमें टेंशन ऊपर पहुंच गई। आप ऐसे समझो, इस केस में बताना, यदि जैसे ये टेंशन इस आदमी पे तो लग रही है नीचे, यदि मैं टेंशन ना लगा के इस आदमी के सर पे ब्रीफकेस रख दूं
तो उसका फोर्स भी नीचे होगा। आप ऐसे समझो, इस एरो को उठा के उसकी चांद पर रख दो नीचे, तो यानी जब आदमी के हाथ में ब्रीफकेस होगा तो वो फोर्स पे, चांद पे ब्रीफकेस होगा तो फ्लोर पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। इसमें क्या हुआ, आदमी को कोई लिफ्ट कर रहा है, हल्के से हल्का सा लिफ्ट मिल गया उसको, जिससे कि उसके जो फ्लोर के साथ एक्शन होगा वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ही धीमे धीमे आपको समझाएंगे। चलिए अब एक टॉपिक पढ़ा लेता हूं, ठीक है, एक टॉपिक, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में है एक दो क्वेश्चन और कराने लायक तो अभी भी, लेकिन अब एक टॉपिक करा लेता हूं। ये तो थे बेटा एनसीईआरटी के जितने भी टेंशन वाले सवाल थे ना, मैंने करवा दिए, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक दी है ना, शीट दी है, उसमें टेंशन वाले सवाल उठाइए और करिए, फोर्स वाले सवाल उठाइए करिए, आपका स्किल खुलेगा, तभी खुलेगा और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ये चीजें आसान लगने लगेंगी। हाँ तो चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं, टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्व माने जानते हो? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। कंजर्व माने जानते हो वैसे? कंजर्व माने कोई नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टॉपिक, ठीक है, मैंने इसमें 4 स्टार लगाए हुए हैं, इसका मतलब 4 स्टार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कहानी, पहले तो ये बताइए, लीनियर मोमेंटम तो आप जानते हो ना, मोमेंटम जैसे यदि ये कोई बॉडी है यू जा रही है तो इसका मोमेंटम निकालना है तो m इंटू वी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया मोमेंटम। लेकिन आज एक बात और ऐड करता हूं आपके में, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जैसे हेलीकॉप्टर वाला सवाल कराया था मैंने, वहां से आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली सीखने को मिला कि हमारे सिस्टम में एक बॉडी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सिस्टम एक वचन भी हो सकता है, सिस्टम बहुवचन भी हो सकता है। जैसे मैंने वो हेलीकॉप्टर वाला सवाल कराया था एनसीईआरटी का, तो H एंड P टुगेदर टेकन एज वन सिस्टम, ऐसे भी तो लिया था ना सवाल। तो जैसे यदि वो सवाल था कि ये हेलीकॉप्टर था, ठीक है, और ये क्रू पैसेंजर था, यदि आप इसमें हेलीकॉप्टर को सिस्टम मानते हो, सुन लो, हेलीकॉप्टर को सिस्टम मानते हो, तो आपसे कोई हेलीकॉप्टर को सिस्टम मानते हो तो आपसे कोई पूछे सिस्टम का मोमेंटम बताओ, तो आप P इक्वल टू mhv निकालोगे, बस खत्म। समझ गए? मोमेंटम किसका? हेलीकॉप्टर का मोमेंटम, हेलीकॉप्टर का मोमेंटम निकालोगे, मास ऑफ हेलीकॉप्टर, वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर। अच्छा यदि केवल इसको सिस्टम मानते हो, ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला नो डाउट P इक्वल टू mv होता है, लेकिन किसका मास रखोगे? पैसेंजर का। किसका मोमेंटम आ जाएगा? पैसेंजर का। लेकिन यदि आप इन दोनों को लेके सिस्टम मानते हो, तो अब यदि सिस्टम का, यदि H एंड P दोनों को सिस्टम मान रहे हो, तो पता है आपको मोमेंटम ऑफ हेलीकॉप्टर और मोमेंटम ऑफ पैसेंजर दोनों निकाल के जोड़ने पड़ेंगे, ये सिस्टम का मोमेंटम होगा। थोड़ा मैंने कठिन लैंग्वेज में बताया, थोड़ा आसान करता हूं, देखिए और इजी करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, कि मैं थोड़ा और आसान कर सकता हूं। जैसे सिस्टम में एक बॉडी है तो इसका मोमेंटम निकालो, खत्म करो। यदि ये एग्जाम्पल कठिन लग रहा है तो दूसरा देखिए, यदि हमारे सिस्टम में ये 2 बॉडी है, सिस्टम में ये 2 बॉडी है, ठीक है, m1 और m2 2 बॉडी है, आपने दोनों को लेके सिस्टम माना है, तो यदि आपसे कोई मोमेंटम ऑफ सिस्टम पूछे तो आपको इसका मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा, m1 v1 जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, और इसका मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब ये सिस्टम का मोमेंटम है। यदि सिस्टम में सिर्फ एक बॉडी है तो इसका मोमेंटम निकालो, खत्म कहानी। सिस्टम में सिर्फ ये बॉडी है तो इसका निकालो, खत्म। लेकिन यदि आपने इन दोनों को लेके सिस्टम माना हुआ है तो फिर इसका मोमेंटम भी निकाला जाएगा, इसका भी निकाला जाएगा, और दोनों का, एक चीज मुझसे गलत हो गई, सम नहीं, वेक्टर सम होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जो चीज वेक्टर होती है वो वेक्टर की तरह ही जुड़ेगी, जो स्केलर होती है वो स्केलर की तरह जुड़ेगी। यदि सिस्टम में, एक बार फिर से क्लियर कर दूं, 2 बॉडी है, दोनों ही भाग रही हैं, आपको सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, तो इसका भी मोमेंटम निकालिए, mv वाला फॉर्मूला लगाइए, इसके लिए भी mv वाला फॉर्मूला लगाइए,
जैसा मास जैसी वेलोसिटी, जैसा मास जैसी वेलोसिटी, और उनका सम नहीं, वेक्टर सम करिए। यानी इस बात को ऐसे समझिए, और यदि मुझे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो मुझे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है ना, उन सबका मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यदि तीसरा पार्टिकल है उसका भी, और सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये सिस्टम का मोमेंटम ऐसे निकलता है। ठीक है, तो अब आइए आगे कि सिस्टम में एक बॉडी है या दो बॉडी है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अब मोमेंटम तो हम जानते हैं। अब ये क्या कहता है, देखिए इसमें एक है स्टेटमेंट और एक है प्रूफ। पहले स्टेटमेंट समझिए। स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि किसी सिस्टम पर इफ फॉर अ गिवन सिस्टम, यदि किसी सिस्टम पर, अब सिस्टम में ध्यान रखना, माइंड सेट करो, एक बॉडी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। सिस्टम एक वचन में भी हो सकता है, सिस्टम बहुवचन में भी। इफ फॉर अ गिवन सिस्टम, ठीक है, फॉर अ गिवन सिस्टम, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मैंने एनो नो लिखा है, ये नहीं कहा नो एक्सटर्नल फोर्स लगनी चाहिए। फॉर अ गिवन सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम, या no external force, then momentum of that system remains constant। सुन लीजिए पहले ये कन्वेंस क्या है, ये क्या है, ठीक है। यदि किसी सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स से तो अब आप दोस्ती हो चुकी, कितने सारे सवाल कर लिए आपने, जो बाहर से लगाए, सराउंडिंग जो सिस्टम पे लगाए वही होती है एक्सटर्नल फोर्स। यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट का ही दूसरा नाम कंजर्व्ड होता है बेटा, ध्यान रखना। कंजर्व्ड माने कांस्टेंट, कंजर्व्ड माने ना तो घटेगी वो चीज ना बढ़ेगी। जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पढ़ते हो, सुनिए मेरी बात, इस शब्द से दोस्ती कराता हूं थोड़ा। एनर्जी कंजर्वेशन से तो बहुत अच्छी दोस्ती है। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यहां पे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी से निकलती है और आप में से भी कईयों की निकलती होगी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, खूब फ्लो में बोलते आए हो। अब सुनिए, धीमे धीमे सुनिए, आपने क्या बोला है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो बढ़ा सकते एनर्जी को आप, ना घटा सकते। तो इसका क्या मतलब है, जो चीज बढ़े नहीं, जो चीज घटे नहीं, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, बस। समझ गए नहीं समझ गए? कंजर्व्ड वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, कि वो चीज सेफ है, उसमें कोई अलग से ऐड नहीं कर सकता, कोई घटा नहीं सकता, ठीक है। कंजर्व वर्ड समझ में आ गया? तो देखिए एक बार इसके स्टेटमेंट को बोलिए, मन में बोलिए। फॉर अ गिवन सिस्टम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, फॉर अ गिवन सिस्टम इफ देयर इज नो, लेकिन शर्त है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम है तो शर्त है, 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा तब है वो थ्योरम। इसमें शर्त क्या है, सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, तो उसका मोमेंटम ना घटेगा ना बढ़ेगा, जैसा है एज इट इज रहेगा। यदि उसका मोमेंटम 10 यूनिट है तो 10 का 10.25 भी नहीं होगा और 9.25 भी नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को थोड़ा और स्टाइलिश तरीके से बोल देते हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। एक समझिए, अब इतनी लंबी रामायण को इसको ट्रिम कैसे कर दिया? आपको ध्यान है आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बताया था मैंने, आइसोलेटेड सिस्टम, अलग थलग। आइसोलेटेड माने जिस पर कोई फोर्स ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही था। मैंने आप जिस दिन सिस्टम सराउंडिंग वाली क्लास ली थी उस समय ही बताया था कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब, हाँ देव को याद है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जिस सिस्टम पर कोई भी नेट फोर्स ना हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो ये और ये एक ही बात है। 11 में आके कुछ स्टाइलिश तरीके आ जाते हैं हमें बोलने के, सस्ते भी तरीके आ जाते हैं। इसमें कितने सारे शब्द खर्च करने पड़ रहे हैं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इसमें एक ही लाइन में कहानी, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट माने, देखिए एक चीज और बता दूं, जैसे एनर्जी
कंजर्व रहेगी। पढ़ा है ना आपने, एनर्जी कंजर्व। आज उसमें एक वर्ड और सीखे, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। और अभी अभी आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें तो कोई भी इफ एंड बट नहीं है, लेकिन इसमें इफ एंड बट है, थोड़ा सा स्टार। अच्छा ध्यान है ना, राइट में स्टार लगाने का क्या मतलब होता है, कंडीशन अप्लाइड, कि भैया नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तब सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगी तब है ये। इसमें तो खैर कोई कंडीशन नहीं है, दुनिया की ब्रह्मांड की सारी एनर्जी फिक्स है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं, जब कोई स्केलर कांस्टेंट होता है तो उसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। लेकिन जब कोई वेक्टर कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, ना मैग्नीट्यूड घट बढ़ सकता है ना डायरेक्शन चेंज हो सकती। ये मतलब होता है कंजर्व का या कांस्टेंट का। मतलब स्केलर, अब तक आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है अपने पास्ट में, एनर्जी स्केलर है। लेकिन आज आप मोमेंटम कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हो, पढ़ रहे हो, मोमेंटम वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। कोई चीज यदि स्ट्रेट लाइन चल रही है स्ट्रेट लाइन ही चलेगी, सर्किल में घूम रही है सर्किल में ही घूमेगी, ठीक है। जैसा भी यदि उस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। लेट मूव टू द नेक्स्ट। अब बात आती है प्रूफ, झंडू सा प्रूफ है इसका, प्रूफ में कोई ज्यादा दम नहीं है। चलिए प्रूफ बताता हूं इसका। पहले तो ये स्टेटमेंट, और ये इसे हल्के में मत लेना, फिजिक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है ये। शुभम क्या कह रहा है बेटा, सर प्रूफ करना किसी तरीके से। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो, कर रहे हैं प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं किसी तरीके से क्या। चलिए अब आते हैं इसको प्रूफ, बहुत ही सस्ता प्रूफ। पता है ना न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान रखना, जो F बराबर ma बोल रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, वो अभी बड़े नहीं हुए। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद आया या नहीं आया, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। ये तो स्पेशल केस है, जब मास कांस्टेंट होता है तब लगाते हैं, लेकिन ये यूज इतना हुआ है कि हमें यही असली लगने लग जाता है। तो फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन अभी मैंने ये सही नहीं लिखा, ध्यान रखना, ये वेक्टर फॉर्म होती है, जो चीज वेक्टर है उसको वेक्टर तरीके से ही पढ़ना चाहिए। अब ठीक है ये, अब इसको थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं, मोर क्लियरली और मोर क्लियरली, थोड़ा क्लियरली यदि पढ़ना हो तो इसमें ये जो फोर्स होती है ना, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है। ये हम सस्ते में लिख जरूर देते हैं, बोलो कितनी बार बताया होगा मैंने, कितनी बार बताया होगा कि ये जो F बराबर ma या ये F होता है, वो सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है, जितनी भी लग रही है उन सबका रिजल्टेंट। अब इतने दिन से क्या कर रहे थे, T माइनस mg, कभी R माइनस mg कर रहे थे, नेट ही तो निकालते थे। और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन dt, और ये मोमेंटम सिस्टम का होता है, हम लिखते नहीं थे तो क्या हुआ, लेकिन समझना यही है, यानी इसको इसी रूप में समझना है, इसको समझना इसी रूप में। एक काम करते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, तो ये जो हम पढ़ते थे ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन मैंने इसमें पूरी चीज क्लियर की, आप कहीं गलत फहमी के शिकार ना हो जाओ, तो बता दिया ये नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, और ये मोमेंटम किसका होता है, जिस बॉडी पे फोर्स लग रही होती है। बॉडी लिख सकते हो, सिस्टम लिख सकते हो, ध्यान रखना, बॉडी लिख सकते हो, सिस्टम लिख सकते हो, बॉडी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब बताइए, मान लो अब ये थ्योरम हमें प्रूफ करनी है ना, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि सिस्टम पर फोर्स ना हो तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूं, यदि किसी सिस्टम पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मान लो ऐसा हो गया, जैसे एक मिनट ये बताओ, ये कोई बॉडी है, 10 न्यूटन इधर लग रही है और 10 न्यूटन इधर लग रही है, तो फोर्स लगने के बावजूद भी इसमें 0 रखा जाएगा, नेट फोर्स 0 है ना ये। तो इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन तो भैया जब ये 0 है तो ये जिसके बराबर है, ये किसके बराबर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बोलो, ये भी नल वेक्टर ही होगा, बोलो, समझ में आया यहां तक भाई। यदि इफ लिखा है मैंने, इफ, यदि ऐसा हो जाए कि ये 0 हो जाए, तो फिर तो ये तो 0 होगा ही होगा, ये भाई साहब तो 0 होंगे ही होंगे, क्योंकि ये और ये बराबर होते हैं।
फोर्स जीरो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो। अब मुझे एक चीज याद दिलाओ, एक चीज याद दिलाऊं, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, आपको फटाक से याद आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, है ना। लेकिन उसी कड़ी में एक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, बताइए कितना आता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जल्दी बोलो। हाँ देव, हर्ष, वेरी गुड, देव ने फास्ट जीत गया बेटा जिसमें जीरो। बाकियों ने भी उन्होंने दिए, शुभम ने दिया ने, उन्होंने भी आंसर दिए, पता नहीं बाकी क्यों नहीं देते आंसर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब अपनी सीआईडी वाली बुद्धि लगाओ, क्राइम पेट्रोल वाली, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, इधर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट का जीरो आता है। ओ हाँ, इसका मतलब यदि मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम, सेंटेंस पूरा करो क्या होगा, जल्दी सेंटेंस पूरा करो। यदि सिस्टम का, बिल्कुल ठीक से वेश, मोमेंटम पक्का कांस्टेंट होगा, हेंस प्रूव्ड। हाईवे प्लाजा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हेंस प्रूव्ड, मोमेंटम पक्का कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है? कंजर्व्ड, ना बदलने वाली चीजें, ठीक है, और कंजर्व्ड। कितना आसान झंडू सा प्रूफ था बेटा, कांस्टेंट और कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट और कंजर्व। होपफुली कि आपको ये डिफरेंशिएशन, मतलब ये प्रूफ झंडू सा समझ में आ गया होगा। सिस्टम पे फोर्स जीरो तो मोमेंटम का डिफरेंशिएशन भी जीरो, और डिफरेंशिएशन उसी का जीरो आता है जो कांस्टेंट हो। चलिए अब आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट वैसे तो नोट्स में है, सब जरूरत नहीं है इसकी तो, ठीक है। अब इसी में मैं एक चीज और बता दूं, मान लो आप ये क्लियर हो जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुरंत पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो आप। एक बार ये तो क्लियर हो कि 90 डिग्री का ट्रायंगल हो। वैसे ही जैसे आपको ये पता चल गया सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तुरंत समझ जाना कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तुरंत समझ जाना। इफ ऐसा है तो देन ऐसा होगा। अब यदि किसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकते हो, तो सुनिए, यदि किसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट साबित हो गया है ना, तो देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अभी बताता हूं, इनिशियली फाइनली। मतलब जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। जो चीज बदल नहीं रही, जो चीज कांस्टेंट हो गई, सुनो, जो चीज कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो वो जितनी 10 सेकंड पहले थी 20 सेकंड बाद भी, 10 सेकंड बाद भी उतनी होगी, पहले जितनी बाद में भी उतनी। यानी ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों भी एक ही बात है। ऐसे लिखना और ऐसे लिखना एक ही बात होती है कि जब कोई मोमेंट, कोई चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो बदल नहीं रही, इसका मतलब वो जितनी पहले थी उतनी बाद में। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी, लेकिन हमें क्योंकि सिलेबस के दायरे में फिट होकर पढ़ाना है मुझे, इसकी एक बहुत शानदार एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, जो आपके एकेडमिक में है इस साल, वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन। हेडिंग तो पूरी डली होगी नोट्स में, मैं बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फाइंडिंग रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, मैंने बस इतनी हेडिंग डाल दी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, चलाया तो गन नहीं होगा, आपने देखा तो होगा, सुना भी होगा, जब गोली निकलती है ढाए ठाए, ठीक है, तो जर्क मारती है ना पीछे, जैसी गोली निकलती है टाए से, बंदूक तो पीछे रह जाती है ना, पीछे जर्क मारती है, गोली आगे निकलती है, वो जर्क पीछे मारती है, मशीन गन बार बार पीछे होती है। और कभी कभी सुना होगा, यदि ठीक से नहीं पकड़ी तो गोली चलाई ढिचकियों, उसमें इंजरी आ गई, कंधे में लग गई, तो थोड़ा फॉर्मली कस के पकड़नी पड़ती है बंदूक, कंधे से ढंग से लगा के, कि नहीं तो पीछे जर्क मारेगी तो लग जाएगी। सुना है नहीं सुना, ये बताओ, कि बंदूक से जब गोली निकलती है ठाए तो वो पीछे जर्क मारती है, वो जो पीछे जर्क मारती है ना,
वो कैलकुलेशन हमें सबको पता है, न्यूटन थर्ड लॉ काम कर रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको पता है। गुब्बारे में से बताना, जब आप छोड़ देते हो एक बैलून, फूंक मारी, उसके बाद जब आप छोड़ देते हो हवा नीचे निकलती है, गुब्बारा ऊपर जाता है, वही एक्शन रिएक्शन। लेकिन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके उस वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं आज। सीन ये है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी अभी और समझा देता हूं कि माना ये मेरी जो औकात है वो बना रहा हूं, ये गन है कोई, ठीक है, गन, ट्रिगर, और ये बुलेट है, ये बुलेट है, ठीक है। इसी के अंदर वैसे तो बहुत सारी होती है, अभी एक ही बुलेट देखो बस में, ठीक है। चलिए, इस समय मैं दो वर्ड यूज करूंगा इसमें, एक वर्ड यूज करूंगा जी, जी फॉर गन, और एक वर्ड यूज करूंगा बी, बी फॉर बुलेट। ये दो वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, फायरिंग नहीं करी। दिस इज द स्टेटस बिफोर फायरिंग। ये कौन सा फिगर है? बिफोर फायरिंग। शांति मची हुई है, अभी तो शांति है, ठीक है। अब जैसी गोली चली, डिच गया, ठीक। रजनीकांत सर की एक एनिमेशन सुनाओ, एनिमेशन। बंदूक देखिए सामने, एक बार उनके पास बंदूक थी, उनके उसमें एक ही बुलेट थी, एक चाकू था और एक बुलेट थी। चाकू और बुलेट, चाकू और बुलेट मतलब है नहीं एक। सामने से दो दुश्मन आए, दुश्मन आए, देखना रजनीकांत कैन, नो वन कैन डू, रजनी सर कैन डू, है ना। अब दो आ रहे थे, भगे भगे दुश्मन उनकी तरफ आ रहे थे, उन्होंने कहा एक गोली मारूंगा, है नहीं। अच्छा बताई थी, हाँ अच्छा बता दी थी, हाँ। तो उन्होंने चाकू बीच में रखा, बुलेट, अच्छा बता दी थी, अरे रे शिट, अब मैं क्या क्या सुना चुका हूं मुझे पता ही नहीं, तो छोड़ो चलो। तो चलिए, अब मुझे गन बनाई तो गन से याद आ गई, इसलिए चलिए ये रही हमारे पास, फिर से, हाँ ओके। अब इधर देखिए, ओके ओके चलिए। अब ये जो मैं सीन बनाने जा रहा हूं वो है आफ्टर फायरिंग। जिस समय फायर हुआ था, फायर, तो बेटा गोली बाहर निकली, बुलेट, थोड़ा सा धुआं सा दिखा दूं, है ना, मतलब धुआं सा, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंपलसरी चीज नहीं। माना ये यू वेलोसिटी से भग के जा रही है, यू वेलोसिटी से भग के जा रही है, थोड़ा बस फील आ जाए कि हाँ भग रही है, ठीक है। ये कहां है, तो ये बंदूक भी तो पीछे भगेगी, बोलो। माना इसकी पीछे भगने की स्पीड v है, पीछे भगने की स्पीड या वेलोसिटी v है। वेक्टर लगा दिया तो वेलोसिटी होगी, नहीं लगाओगे तो स्पीड होगी। इसी को रिकॉइलिंग वेलोसिटी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी। कि गोली चलती बंदूक जो पीछे अचानक से जर्क मारती है ना, गोली चलते ही बंदूक ने जो पीछे जर्क मारा, उसी जर्क को, उसी जर्क की वेलोसिटी को रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं। नो डाउट न्यूटन का थर्ड लॉ काम कर रहा है कि बंदूक ने बुलेट पे फोर्स लगाई तो बुलेट ने बंदूक पे भी फोर्स लगाई। बुलेट क्या बोल गया मैं, गन ने बुलेट पे लगाई, सॉरी, गन ने बुलेट पे लगाई तो बुलेट ने गन पे लगाई। नो डाउट न्यूटन थर्ड लॉ कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल करके इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, और फिजिक्स तो वैसी फिदा होती है मैथ पे, ठीक है ना। मैथ पे बहुत जल्दी फिदा हो जाती है, अरे तू तो मुझे कैलकुलेशन दे रहा है, चल चल तो तू आ जा। तो चलिए, ये दो फिगर है, ध्यान रखना है। दिस इज अ फिगर बिफोर फायरिंग, दिस इज अ फिगर आफ्टर फायरिंग। बताना बुलेट को इधर किसने फोर्स लगाई, ये इस पे फोर्स लगी होगी ना, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, तभी तो इधर भागी है वो। इसमें स्प्रिंग वगैरह, आपको वो मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है भैया। फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन इधर लगी होगी ना, धाए, तभी तो आगे भागी है। तो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, ऐसी इस पर फोर्स लगी होगी, कहां लगूं, यहां लगा देता हूं, या इस वेलोसिटी को ऊपर लिख देता हूं, रिकॉइलिंग। हाँ, तो इस बंदूक पे इधर फोर्स लगी होगी, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। क्या यहां तक फिगर समझ में आ गया या नहीं, बताना, ये फिगर समझ में आ गया या नहीं आ गया यहां तक, जल्दी बोलो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, हाँ।
अब देखिए, यदि मैं बुलेट को सिस्टम मानता हूं, सिर्फ बुलेट को, ओनली बुलेट को सिस्टम मानता हूं, तो इस पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वही लगता है जिसपे फोर्स नहीं लगती। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, यदि सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं है तब लगता है वो। चलिए, तो इसका मतलब इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लग पाएगा, ऐसे इस पे नहीं लग पाएगा क्योंकि इस पर भी फोर्स लग रही है। अब चालाकी देखना, टेकिंग B and G together as one system, together as one system, what does it mean? मैंने दोनों को लेके सिस्टम मान लिया, B फॉर बुलेट, G फॉर गन, ठीक है। टेकिंग B and G together as one system, यानी अब आपको इस पूरे को सिस्टम मानना, अलग अलग को सिस्टम नहीं मानना। अब आप बताइए, जैसे मैंने बी और जी को सिस्टम माना, ये इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? सोच के देखो, बी ने जी पे लगाई, जी ने बी पे लगाई, ये तो फिर इंटरनल फोर्स हो जाएंगी। यदि आप तमीज से पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ, सोचो, ये तो परिवार की लड़ाई है, ये तो फिर इंटरनल फोर्स होंगी। सुनो बेटा, यदि आप सिर्फ इसको सिस्टम मानते हो, सिर्फ इसको, तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। इसको सिस्टम मानते हो तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला के सिस्टम मान लिया, तो बंदूक ने गन पे लगाई, गन ने बंदूक पे लगाई, खत्म कहानी। अरे गन और बंदूक तो एक ही बात होगी, अब मेरी इंग्लिश, गोली बंदूक है ना, ऐसे एडजस्ट कर लेना। तो अब बताइए, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम। अब यही चीज थोड़ी समझ लो, आगे की चीज तो आसान है। क्या ये बात आपके गले उतर गई, पच गई या नहीं पच गई? देयर इज नो, इफ देयर, सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन दिस सिस्टम, ये बात गले उतर गई नहीं उतर गई कि इस सिस्टम पर भारी फोर्स नहीं है। आप कहोगे बुलेट पे लग तो रही है, हाँ लग रही है, लेकिन वो तो गन ने लगाई है। सब गन पे लग रही है तो वो तो बुलेट ने लगाई है, तो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का सम तो वैसे भी जीरो रहने वाला है। बताना, यदि मैं इन दोनों फोर्सों को जोड़ भी दूं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू जी इक्वल टू फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, और वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, और फिर इसको इधर लाओ तो फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, इसको इधर ले आओ, प्लस फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट, तो इनका वेक्टर सम तो जीरो ही आ रहा है ना। इन दोनों को जोड़ भी दे दो यानी सम तो यानी इस पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स एक्सटर्नल लगी नहीं। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, देयरफॉर फ्रॉम principle of conservation of, from principle of conservation of linear momentum, from principle of conservation of linear momentum, इस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। डू यू पल्ले और नॉट? इस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम कौन? मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन सिस्टम, बुलेट प्लस गन सिस्टम कौन? पिचान कौन? सिस्टम कौन? बुलेट एंड गन टुगेदर। बुलेट का नहीं बोला जा रहा कि बुलेट का कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम, ये नहीं बोला गन का। अरे बुलेट का तो मोमेंटम चेंज हो गया, चेक करो, बुलेट रेस्ट पे थी, भग गई, मोमेंटम तो क्योंकि उस पर फोर्स लगी इसलिए उस पर मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं बुलेट एंड गन का मिला के नहीं होगा चेंज, क्योंकि इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो आई है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो अब मुझे बताना, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले एक बात बता के चुका था कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट इनिशियली फाइनली। देखना ये लाइन समझ में आ गई? जब जो चीज बदल ही नहीं रही वो चीज बाद में और पहले बराबर होगी। मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट सिस्टम इनिशियली, मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट फाइनली। अब इनिशियल फाइनल को की बजाय ऐसे लिख देता हूं, बिफोर फायरिंग, इनिशियली का मतलब बिफोर फायरिंग,
और फाइनली का मतलब आफ्टर फायरिंग। चलिए अब एक काम सुनिए, ये तो समझ में आ जाना चाहिए। मैंने मान लिया गन 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 का मास मान लिया कैपिटल एम, और बुलेट का मान लिया, इसका मास तो कैपिटल एम मान लिया और इसका मास स्मॉल एम मान लिया। ध्यान रखना, इसका मास स्मॉल एम मान लिया, वो छोटी सी है तो छोटा एम, ये बड़ा है तो बड़ा एम मान लिया। तो बताइए, समझना है यहां मुझे क्या लिखना है यहां पे, मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। बताइए आफ्टर फायरिंग माने आपको ये फिगर देखना है, गन का मोमेंटम निकालिए, गन का मास, गन की वेलोसिटी, ऐसी तो निकलता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, मोमेंटम होता है। अब मैंने प्लस क्यों किया भैया, क्योंकि जब सिस्टम में दो पार्टिकल है तो दोनों का ही मोमेंटम निकलेगा, दोनों का ही जुड़ेगा। तीन होते तो तीसरा भी निकालता मैं। ये क्या चीज निकाली मैंने, इसका मास, इसका मास, इसकी वेलोसिटी। देखो इसका मास, इसकी वेलोसिटी, m इंटू भी मोमेंटम होता है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी, ये इक्वल टू, ये तो मैंने LHS एडजस्ट कर दिया। ये है आफ्टर फायरिंग सीन। अब आता है बिफोर फायरिंग। बताना, गन का मास है m इंटू 0, नल वेक्टर। क्यों भैया नल वेक्टर क्यों, क्योंकि इन द बिगनिंग कोई भी नहीं चल रहा था। इस वाले फिगर को देखिए, प्लस गन का मास, गन की वेलोसिटी, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी। डू यू पल्ले, जल्दी से इस इक्वेशन को देखो, पल्ले पड़ा है नहीं। बिफोर फायरिंग ना तो ये चल रहा है ना ये चल रहा है, मास तो है लेकिन वेलोसिटी तो नहीं है ना, मास तो है इसमें भी लेकिन वेलोसिटी 0, मास तो है पर वेलोसिटी 0। तो ये RHS आ गया नल वेक्टर। ये है mv प्लस mu, तो यहां से mv किसके बराबर आ गया, माइनस mu। ओके, तो v किसके बराबर आ गया, माइनस mu अपॉन कैपिटल M। ये है रिकॉइलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला, सीधे सीधे एक न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी में, ठीक है। रिकॉइलिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन। बताना माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहां पे, तो यहां क्या, दुनिया के किसी वेक्टर इक्वेशन में इसकी चांद पर डंडा हो रहा है, इधर इसकी चांद पर डंडा हो रहा है, इधर ये वेक्टर है, इधर ये वेक्टर है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट रहने वाले हैं, अपोजिट रहने वाले हैं। वेक्टर में माइनस का मतलब ही डायरेक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यदि बुलेट इधर जाएगी तो गन इधर जाएगी। मान लो मैंने बुलेट ऊपर पकड़ ली, मतलब गन ऐसे पकड़ ली, गोली ऊपर फायर करी दाएं तो गन नीचे जाएगी, इधर पकड़ ली दाएं तो गन इधर जाएगी, ऐसे पकड़ ली तो यानी सीधी सी बात है, जिधर भी बुलेट होगी उसके अपोजिट गन होगी। रिकॉइलिंग वेलोसिटी। फिर एक मेरा पुराना डायलॉग कि तेल के साथ यदि कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करनी चाहिए, तेल के साथ कंघी फ्री मिले तो मना नहीं करना चाहिए। हेडिंग के अकॉर्डिंग तो हमने रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकाल ली ना रिकॉइलिंग वेलोसिटी। अब यदि मैं इसमें से वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ही निकालू, मतलब मैं वेलोसिटी नहीं स्पीड निकालना चाहूं, तो स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है ना, मैग्नीट्यूड तो देखिए, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, तो v किसके बराबर हो जाएगा, mu अपॉन m, कहां गया माइनस, क्योंकि ये मेरी स्पीड है ना, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन। तो स्पीड थोड़ी नहीं नेगेटिव होगी, और वैसे भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव नहीं होता। हम वो ध्यान करो मॉड लगा के करते उल्टा। अब इसमें फ्री क्या चीज मिली आपको, गौर से देखिए, यदि किसी इंजीनियर को कुछ भी क्लू मिल जाए ना, कोई अपडेट मार देता है, गौर से देखना इस वाले फॉर्मूले को, रिकॉइलिंग स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ रही है, कैपिटल M इनवर्स। मैथमेटिक्स देखना कि क्यों फिजिक्स मैथमेटिक्स को प्यार करती है, मोहब्बत करती है, ठीक है, कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। इससे फिजिक्स को क्या सीखने को मिला यार, ये रिकॉइलिंग वेलोसिटी अच्छी बात तो होती नहीं है, ये बुरी बात होती है, ये बुरी बात होती है। जर्क मारना, सारा निशाना भी चुकेगा, आप निशाना मारे धू कहीं और लग गया है ना, कहीं और लग गया निशाना। एक पतला आदमी था, एक बहुत ही पतला सूखा आदमी, ठीक है ना, और आर्मी में भर्ती हो गया, दोस्त को फोन करता है, यार देख पहले लंबी लंबी फेंकता है, पता है मैं इंडिया की आर्मी में भर्ती हो गया हूं,
तू कहाँ रह गया यार, तू रहने दे, देख मैं इंडिया की आर्मी में भर्ती हो गया हूँ। तो उसने कहा वेरी गुड, चल अच्छा है। 2 महीने फोन आता है, यार मुझे बचा ले, ये लोग मुझे फांसी पे लटका देंगे। कौन? पाकिस्तान वाले। लड़ाई, वो एक्चुअली लड़ाई में गया था, लड़ाई में गया था, यार मेरा दोस्त मुझे बचा ले कैसे भी करके, ये लोग मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। क्यों, तू पाकिस्तान के हाथ में आ गया है? कि नहीं नहीं, ये इंडिया वाली फांसी पे चढ़ा देंगे। अबे तू तो इंडिया की तरफ से लड़ने गया था, है इंडिया की तरफ से लड़ने गया था। हाँ यार, ये इंडिया वाले ही चढ़ाएंगे फांसी पे। क्यों? कि यार ये कमजोर शरीर धोखा दे गया। हुआ क्या ऐसा, कमजोर शरीर धोखा दे गया बिल्कुल, कि मैंने बम निकाला, ठीक है, पिन निकाली, पाकिस्तान की ओर फेंकने वाला था, कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आ गया, मैं मुड़ गया। एक तेज हवा का झोंका आया और वो मुड़ गया। क्या कह रहा है कुछ, तूने मेरे फ्लो को खराब कर दिया। कोई नहीं, मतलब साला एक कमजोर शरीर, इतना कमजोर कि साला तेज हवा आई तो उसी से मुड़ गया प्रेशर से। बम कहीं और जाना था, कहीं और चला गया। फिर देखो, कमजोर शरीर का नुकसान के बाद उसका फायदा भी हुआ, उसको फांसी पे चढ़ाया, लेकिन वो फिर भी बच गया। क्यों? क्योंकि एक बात होता, किसी कमजोर आदमी को फांसी पे लटका दो, वो झूलते ही रहेगा, वजन तो है ही नहीं उसमें। अब एक रुमाल को लटका दो, उसमें क्या फांसी लगेगी? ठीक, चलिए, तो वही तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी अच्छी बात नहीं होती। रिकॉइलिंग वेलोसिटी कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए? इसे अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसीलिए सोचो, ये कैपिटल एम क्योंकि डिनोमिनेटर में है, थोड़ा मैथ की अप्रोच रखना। हम एम को क्यों ना हैवी बना दें, थोड़ा गन ना भारी बनाए, गन को क्यों ना भारी बनाए। एम इंजीनियर का दिमाग देखना, क्यों ना गन को भारी बनाए। तो बेटा गन के भारी होने से क्या हो जाएगा बोलो? ये इंजीनियरिंग है, ये भी गन के भारी होने, दिस इज द मास ऑफ गन। क्योंकि यार गन का भारी होने से ये होगा कि रिकॉइलिंग वेलोसिटी हमें कम मिलेगी, जो हम चाहते हैं। समझे या नहीं समझे? वाई गन्स आर मेड हैवियर। अच्छा एक मिनट सुनो, यू से तो कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे ही नहीं, कि चल यू तू थोड़ा कम हो जाए। अबे दुश्मन मारना है तो मारना ही है, ये थोड़ी नहीं कि यू कम कर दे तो वी कम हो जाएगा। यू और एम में हम कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, तो एम को इतनी हैवी, ठीक है ना, एम पे ही चला जाता है दारा। और जितना बड़ा गोली होती है उतनी बड़ी, अब देखो जो छोटी पिस्टल होती है, टाइम 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 गोलियां निकलती है, तो वो पिस्टल हाथ में होती है। तोप में से गोले निकलते हैं, गोले का मास इतना ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा होगी, तो तोप तो और हैवी बनाई जाती है। समझ गए नहीं बन गए? तुम बंदूक से तोप के गोले छोड़ोगे, खुद सुर्री बन जाओगे, पीछे भगोगे। तो होपफुली कि आपको ये फैक्टर भी समझ में आ गया, व्हाई गन्स आर मेड हैवियर, व्हाई गन्स आर मेड हैवी। टू मिनिमाइज द, टू मिनिमाइज, जीरो नहीं कर सकते इसको, लेकिन मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, टू मिनिमाइज रिकॉइलिंग स्पीड। चलिए, तो एक होमवर्क में सवाल देता हूं, 5.17 करिएगा बेटा इसको, एक्सरसाइज का 5.17, 17वां, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास अभी। हाँ, अब आगे देखिए, इस पे कोई खास सवाल नहीं था, जो सवाल है वो होमवर्क में दे दिया है मैंने। या फिर चलो 5.19 अभी करिए। नहीं, कोई इतनी सी क्लास नहीं, 5.19 करिए अभी, अभी करिए, अभी के अभी करिए। 5. मीटिंग नहीं आना, टेंशन मत लो। 5.11 जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था, 5.11 और 11, पहले 11 देखो, 12 कराता हूं। एक बॉब है जिसका मास है 0.1 kg, पहले 12 देखो, है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके फिजिक्स को बहुत मजबूत करते हैं। 5.12, एक बॉब है जिसका मास इतना है, हंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ अ रूम बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड सेट इनटू इट्स ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेट कर रही है पेंडुलम बना के, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट्स मीन पोजीशन। देखो, एक पेंडुलम है, यू करके वो ऑसिलेट कर रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, और फिर भी इसका आंसर नहीं आया, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की बाकी जरूरत है नहीं। इसमें पहला सवाल यह है कि ये ऑसिलेट कर रहे हैं ना, और अचानक रस्सी टूट जाती है या काट दी जाती है। अब किस सिचुएशन पे कटी है, पहला सवाल है इसमें, एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम। जैसे सपोज ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ना, एक्सट्रीम माने सबसे लास्ट, ये मीन पोजीशन है, मीन, एक्सट्रीम 1 और एक्सट्रीम 2। तो पहला सवाल उसने ये पूछा कि यदि ये सीलिंग एक्सट्रीम पोजीशन पे आई और वहीं पे टूट गई,
तो अब इस बॉल का क्या असर होगा, बोलो बताइए, आप बताइए क्या होगा। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आई और उसी समय रस्सी टूट गई, तो बताइए इस बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, सोच के समझ के बताइए, इजी क्वेश्चन है। ये पेंडुलम था, कर रहा था, हिल रहा था, डुल रहा था एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पर मैं हिंट दे रहा हूं, पेंडुलम पल भर के लिए रेस्ट पे आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम पल भर के लिए रेस्ट पे आता है। जैसे हम कोई बॉल ऊपर फेंके तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो पल भर के लिए रेस्ट पे आती है। तो जैसे ही अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, हाँ शुभम ने आंसर ठीक दिया, जैसे ही वो बेटा देव ट्रेजेक्टरी पूछिए, ट्रेजेक्टरी है नहीं, हाँ तो देखो हर्ष ने भी ठीक दे दिया, जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा तुरंत उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बोलो ये एक्सट्रीम पोजीशन, इसकी वेलोसिटी 0 और वो टूट गया, तो ये नीचे ही तो गिरेगा, सीधे वर्टिकली नीचे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी। सोचो अब इसकी स्थिति ऐसी हो गई, ये नीचे गिरेगा, इसका इससे संपर्क टूट गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, कि रस्सी बाई चांस उस समय टूटी जब वो मीन पोजीशन पे था। अच्छा मीन पोजीशन पे उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है, मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है, कुछ ना कुछ, ठीक है, तभी वो आगे जा पाता है। वो ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, कि जब वो मीन पोजीशन पे था तब रस्सी का कांड हो गया, रस्सी टूट गई। अब क्या होगा बोलो, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, ट्रेजेक्टरी बतानी है बेटा हमको, बताइए बेटा अब इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, बताओ साइंस के स्टूडेंट हो बेटा, बता दोगे, इजी, वेरी गुड शुभम, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में शुभम जीत गया, देव सेकंड नंबर पे, वेरी गुड शाबाश। अरे टाइप करो बेटा, अच्छे बच्चे हो, जल्दी बताइए फिर मैं बताता हूं। ओफो इतनी देर लगती है, पैराबोलिक होगी ट्रेजेक्टरी, क्यों, क्योंकि इसका इससे कांटेक्ट खत्म, अब कनेक्टेड मोशन खत्म, यहां पर उसमें इनिशियल वेलोसिटी है और अंडर ग्रेविटी जाएगा। तो ध्यान करो जब किसी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो तो फिर तो वो ऐसी जाएगा ना, ऐसी तो जाएगा, भूल गए आप। चलिए 5.12 मैंने बता दिया, इतना आसान सवाल था, उसमें आप अब 11वां सवाल अपने आप करना, आज के लिए इतना ही। परसों मैं कंफर्म बता दूंगा टाइमिंग, यदि सब लोग एग्री हो जाते हैं। इधर मीटिंग को तो ऑफ करूं पहले।